हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम क्लास 12th का 10th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। इसमें हमने इससे पहले हाइगेंस के सिद्धांत, न्यूटन के कणिका सिद्धांत, साथ में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करी है। साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं समझी हैं। इससे पहले व्यतिकरण की घटना पर आधारित हमने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा था। आज इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। पहला हमारा होगा यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि विवर्तन की घटना पर आधारित है, और इसके बाद इसी वीडियो में हम एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसका नाम है ब्रूस्टर का नियम। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि सब लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप इस टॉपिक को यहीं से कवर करके जा सकते हैं। दोबारा आपको इसे रटने की या फिर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं यंग का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर देखिए, हम यंग के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को विवर्तन की घटना पर समझेंगे। तो विवर्तन आप लोगों को बताया गया है इससे पहले। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें। विवर्तन दो तरह का होता है, एक हमारा होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो उसे आप हमारे इसी चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए। वो टॉपिक बहुत ही इजीली और बहुत ही कम समय में बताया गया है, उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम बताएंगे यंग का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए स्लिट का मतलब होता है छिद्र। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो छिद्र थे, और यहाँ पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक छिद्र होगा, जिसे हम विवर्तन की घटना में अवरोध या द्वारक नाम देते थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक अवरोध बनाते हैं। अवरोध को आप देखिए इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्दा है और यहाँ पर हमने एक ये छिद्र बनाया है। यह हमारा क्या होगा? अवरोध या द्वारक। ठीक है, और इस छिद्र की जो चौड़ाई है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं d के बराबर। ये जो चौड़ाई है वो d के बराबर है। इसके सामने एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, जहां से एक वर्णी प्रकाश स्रोत चल रहा है। इसे हम स्रोत S मान रहे हैं, सोर्स। ठीक है, अब यहां से जब वेव फ्रंट इस तरह से आगे चलेंगे तो यहां से क्या होगा? प्रकाश किरणें निकलेंगी और इस अवरोध या द्वारक से कैपिटल D दूरी पर एक दूसरा पर्दा रखा होगा, जिस पर हमें विवर्तन के पैटर्न प्राप्त होंगे। ठीक है, यह हमारा क्या होगा? पर्दा होगा। इसी पर हमें विवर्तन के पैटर्न प्राप्त होंगे। देखिए, विवर्तन की घटना को हम केवल तरंग सिद्धांत से ही समझ सकते हैं, कणिका सिद्धांत से नहीं, क्योंकि कणिका सिद्धांत में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इस हिसाब से प्रकाश केवल इस छिद्र के सामने इस पर्दे पर होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। जब आप इस छिद्र से प्रकाश आगे देखेंगे तो यह इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी फैल जाएगा, इस छाया क्षेत्र में भी फैलेगा और यहाँ पर भी फैलेगा। ये जिस कोने पर जाएगा यहाँ पर और इस साइड में जो किनारे पर होंगे वहां पर उच्चिष्ट अधिक होंगे, यानी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। हम कह सकते हैं विवर्तन की घटना में इसे हम उच्चिष्ट नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह से किनारे पर क्या होंगे? उच्चिष्ट बनेंगे, सबसे अधिक चमक होगी अपेक्षाकृत बीच के पार्ट्स में। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं उच्चिष्ट। ठीक है, उच्चिष्ट नाम देंगे, और ये बीच में जो होता है, जो दबा हुआ तल होता है, इसे हम नाम देते हैं
निम्निष्ठ। देखिए व्यतिकरण की घटना में जहां पर डार्क होता था वहां पर हम विनाशी व्यतिकरण समझते थे, यानी डार्क फ्रिंज मानते थे, और जहां पर चमक होती थी उसे हम संपोषी व्यतिकरण यानी ब्राइट फ्रिंज मानते थे। यहाँ पर हम जहां पर चमक ज्यादा है उसे हम क्या मानेंगे, उच्चिष्ट, और जहां पर चमक क्या होगी, कम होगी अपेक्षाकृत, उसे हम क्या मानेंगे, निम्निष्ठ मानेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसके डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले इस जहां पर स्लिट बना हुआ है, ये छिद्र बना हुआ है, यहाँ पर हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट बीच में। इनका नाम रख देते हैं L M N। ठीक है, L M N हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्दे के मध्य बिंदु से मिला दे रहे हैं, ये मध्य बिंदु O है, और इसी तरह से यहाँ पर भी इन बिंदुओं को हम चाहे तो डॉटेड कर मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्हें आप डॉटेड कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, इन्हें आप इस तरह से डॉटेड कर दीजिए। और इस पर्दे पर एक बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं P, जहां से यह यल बिंदु थीटा कोण बना रहा है और यम बिंदु भी क्या बना रहा है, थीटा ही कोण बना रहा है इसके अक्ष से, और यह यन बिंदु भी क्या हो रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इससे पहले आपको पता होगा कि यल पी तथा एन पी में पथांतर है, यानी यहां से लेकर जो किरण यहां तक पहुंची है और यहां से यहां तक पहुंचने वाली किरण में थोड़ा सा अंतर है, पथ में अंतर है। जैसे किरण इस रास्ते से गई है, यानी यह इसका पथ है और यह भी इसका पथ है, तो इन दोनों के किरणों के पथ में अंतर यानी पथांतर कह सकते हैं हम। तो कितना अंतर होगा ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, यल से इस एन पी रेखा पर एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम रखते हैं क्यू, यल क्यू। ठीक है, और इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ठीक, ये उसी तरह से है जैसे कि हमने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा था। देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले पथांतर निकालेंगे। पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर डेल्टा बराबर यहां से लेकर यहां तक। पहले आपको एन पी में से क्या करना है, ये यहां से घटा लेना है यल पी, या फिर हम कहें क्यूपी भी घटा सकते हैं, यल पी घटा दीजिए, ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी कितनी, देखिए ये रेखा इसके बराबर है तो यहां से घटाएंगे तो ये एन क्यू के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इस एन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे यल क्यू एन, पुनः देखेंगे त्रिभुज यल क्यू एन में। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं साइन थीटा। देखिए यह कोण थीटा है तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा है, क्योंकि इसके सामने ये जो कोण है यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब कौन है, देखिए ये एन क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन क्यू, और अपॉन यहाँ पर कर्ण कौन है, 90 अंश के सामने की भुजा यानी यल एन की वैल्यू कितनी है, डी के बराबर है। अब अगर इसके बटे में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एन क्यू बराबर डी साइन थीटा। याद रखें यह हमारा एन क्यू क्या है, पथांतर है। ठीक है, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को समझेंगे। देखिए उच्चिष्ट जो होता है वो विषम संख्या पर होगा, जैसे ये 1 नंबर है, फिर यहाँ पर ये 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे बनता है। निम्निष्ठ जो होते हैं वो सम संख्या नंबर पर बनते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे, पहला ज्ञात करेंगे सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा का मतलब होता है द्वितीयक निम्निष्ठ, द्वितीयक निम्निष्ठ होता है। निम्निष्ठ को सम संख्या 2, 4,
है ना 6, इसी तरह से एंड सो ऑन 2n तक कंसीडर कर सकते हैं। देखिए n नंबर होंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, सम संख्या में बदल जाएगा। तब हम यहाँ पर कहेंगे पथांतर द्वितीयक निम्नलिखित के लिए जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2n, मैक्सिमम जो भी नंबर हो यहाँ के लिए, तो फिर गुणे कर देंगे यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2, यानी तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। फिर लिखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में यह भी पथांतर है, यह भी पथांतर है, तो पथांतर अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि d sin थीटा इज इक्वल, इधर पथांतर है हमारा n लैम्डा के बराबर। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारा d इधर चला जाएगा, यहाँ पर n लैम्डा के बराबर, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा d। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं 90 निम्नलिखित के लिए अगर हम निकालें 90 निम्नलिखित के लिए, 90 निम्नलिखित के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा n बराबर n लैम्डा अपॉन d के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप उच्चिष्ट के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर दूसरा हमारा होगा सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। तो द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये विषम संख्या में होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसी तरह से 2n+1 मान सकते हैं। देखिए विषम संख्या यानी 2n क्या है, सम संख्या है, उसमें एक ऐड करेंगे तो विषम बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर डेल्टा बराबर 2n+1 है, और यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे हम कंसीडर कर रहे हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर आ जाएगा d sin थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। फिर यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इधर आ जाएगा 2n+1, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, अगर हम 90 निम्नलिखित के लिए देखें, उच्चिष्ट के लिए देखें तो यहाँ पर n ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अपने इस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवण, यानी प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। यह भी वेव ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत आसान है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। और इस ध्रुवण की घटना के आधार पर ही हम ये समझ पाएंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जैसा कि आप इससे पहले पढ़े थे कि हाइगेंस ने यह माना था कि प्रकाश जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लेकिन बाद में फ्रेनेल तथा अन्य साइंटिस्टों के विवर्तन तथा इस ध्रुवण की घटना की खोज के बाद ये बात क्लियर हो गई कि प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। देखिए, ध्रुवण का मतलब होता है कि फैले हुए प्रकाश को संकुचित करना। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि प्रकाश जो है वह अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की एक घटना है। सिंपल में आप ये कह सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो यही बात समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये लिखते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या है और ध्रुवित प्रकाश क्या है। इसको जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि ध्रुव प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित
प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। देखिए सिंपल में आप ये कह सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जितने भी साधारणतः प्रकाश होते हैं, चाहे वो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश हो या सूर्य से आने वाला प्रकाश हो, ये सब अध्रुवित प्रकाश होते हैं। परिभाषा इसकी ये होगी, आप देखिए परिभाषा को सुने, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, अदरवाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं, उन्हें अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करके इस परिभाषा को सुनकर आप लिख सकते हैं। देखिए अध्रुवित प्रकाश, देखिए यदि प्रकाश इधर संचरित हो रही है, प्रकाश के संचरण की दिशा ये है, तो विद्युत सदिश के कंपन सभी संभव दिशाओं में इस तरह से पाए जाएं, तो यह क्या कहलाता है? हमारा अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे आप साइकिल के पहिए में तीलियों को देखते हैं। तीलियां चारों दिशाओं में फैली होती हैं और जो उसका हब लगा होता है, हब से एक रस्सी अगर बांध दें तो वह रस्सी की दिशा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करे और जो इसकी तीलियां हैं वो कंपन की सभी सदिश दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपन की लंबवत दिशाएं कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी कि अध्रुवित प्रकाश क्या है? ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाएं, उन्हें अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसे लिख सकते हैं। अध्रुवित प्रकाश को एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जाता है यदि यह तरंग संचरण की दिशा है। यहाँ पर लिख सकते हैं तरंग संचरण की दिशा। ये तरंग संचरण की दिशा है और यह भी तरंग संचरण की दिशा है, तो इसमें हम इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा राउंड गोला बनाना पड़ेगा ना, जिससे सभी दिशाओं में पता चले। तो अध्रुवित प्रकाश को ये दो तरीकों से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में ना होकर किसी एक ही दिशा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तरंग संचरण की दिशा ये है, ये दिशा है तरंग की दिशा है और ये यहाँ पर इस तरह से आपको प्रदर्शित करना होगा ध्रुवित प्रकाश को। इसमें क्या होगा? आपको यहाँ पर गोला नहीं बनाना है, ऐसा गोला बना देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्रुवित प्रकाश को प्रेजेंट करते हैं। ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का एक तरीका और है कि यहाँ पर ऐसे बिंदी बिंदी आपको बना देना है, तो यह भी क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश को प्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए यह जो ध्रुवित प्रकाश होता है ये क्या होता है? पृष्ठतल के समांतर ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। और यह क्या है? पृष्ठतल के लंबवत ध्रुवित
प्रकाश है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश को समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखिए इसकी परिभाषा बहुत आसान है। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको यही लिखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना। ठीक है, यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। देखिए अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का ध्रुवण पोलोराइड तथा टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से किया जा सकता है। ठीक है, पोलोराइड तथा टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से प्रकाश का क्या किया जाता है, ध्रुवण किया जाता है। इस तरह से इस टॉपिक को आप समझ लें। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पोलोराइड तथा टूरमैलिन। एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रकाश का ध्रुवण किस पदार्थ की सहायता से कर सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि पोलोराइड तथा टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से किया जाता है। अब इस बात को समझने के बाद आप ये बात समझेंगे कि कैसे प्रकाश का ध्रुवण हम पोलोराइड या टूरमैलिन क्रिस्टल से करते हैं, और इसी बात को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश बल्कि अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, यदि आपको यहाँ पर इस बात को समझना है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को यहीं पर बना लेते हैं हम। देखिए ये एक, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक अक्ष बनाते हैं। ठीक है, इस अक्ष पर हम यहाँ पर एक अध्रुवित प्रकाश ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अध्रुवित प्रकाश होगा, ऐसे स्टार की तरह। ठीक है, ये एक अध्रुवित प्रकाश है जो इधर जा रहा है। सामने आप क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लगा देते हैं। क्रिस्टल आप बनाना जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर बेंजीन की संरचना बनाते हैं, वैसे ही क्रिस्टल बनाया जाता है। ये आपका क्या है, पोलोराइड क्रिस्टल। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, एक स्लिट, एक ऐसे छिद्र कर दिया जाता है सीधे सीधे, जैसे ये बिल्कुल ऐसे है। सपोज ये हमारा हाथ है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है और ये स्लिट कटी हुई है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरह से, मतलब ये दो उंगलियां सटी हैं, यहाँ पर आपको जगह दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश क्या होगा, यहाँ से जब प्रवेश करेगा तो बाकी इस हिस्से पर प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इस हिस्से से बाहर निकलेगा। यानी जो सदिश इस डायरेक्शन में होंगे वो सदिश क्या होंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो ऊपर नीचे के सदिश हैं वो ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और बाकी के जो विद्युत सदिश के कंपन हैं वो इस पोलोराइड क्रिस्टल से क्या किए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। अब अगर एक क्रिस्टल हम इस तरह का डायरेक्शन चेंज करने के बाद ऐसा हम लगा दें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये छिद्र इस तरह से होगा। अब प्रकाश ऐसे ऊपर नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, तो ये स्लिट इस तरह से कटा हुआ है, तो ये और ये सदिश के जो कंपन है वो इस
क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे और प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। अगर यह प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग होती तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, देखिए तरंग संचरण जिधर होता है ऐसे संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है ना, तो तरंग संचरण की दिशा में ही ऐसे कंपन होते हैं। तो ऐसे कंपन होता अगर ये, तो इससे भी बाहर निकल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं, इस तरह से चलती हैं ऊपर नीचे, तो जो इस तरह से है यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन यह प्रकाश जब ऐसे जा रहा था तो इधर से तो जा ही नहीं पाएगा, बल्कि ये अवशोषित कर लेंगे तो प्रकाश बाहर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।